हेलो गाइस। तो आज हमारे फैमिली मेंबर वीर ने हमें एक मूवी को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट की है और उस मूवी का नाम है एशलोन कॉन्स्पिरेसी। रिक्वेस्ट के लिए हम सबसे पहले वीर को थैंक्स बोलेंगे क्योंकि उसने इतनी अच्छी मूवी हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। मूवी के लास्ट तक मूवी की मिस्ट्री हमें रिवील नहीं होती, इसलिए हम आज इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी में एक अनजान शख्स लोगों को पैसे कमाने के टिप्स मैसेज के थ्रू भेजता है और ये सारे टिप्स रियल होते हैं। इन टिप्स को यूज करके मूवी का मेन कैरेक्टर मैक्स पीटरसन बहुत सारे पैसे कमाता है और इस वजह से मैक्स एफबीआई की नज़रों में भी आ जाता है। अब लास्ट तक मैक्स एफबीआई से कैसे बचेगा और वो अनजान शख्स कौन था जो लोगों को मैसेज भेजता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से। वहाँ एक औरत अपने मोबाइल को देखकर आती है। तभी हमें पता चलता है कि उस पर कोई कैमरा से नज़र रख रहा है। फिर वो औरत रेलवे के जाने के बाद पटरियों पर चली जाती है। वहाँ पे वो अपने मोबाइल में से एक एड्रेस को ढूंढ रही थी। जब उसे वो एड्रेस मिलता है तभी उसके सामने से एक ट्रेन आने लगती है। वो औरत ट्रेन से बचने के लिए दूसरे साइड में चली जाती है। तभी दूसरे साइड से भी ट्रेन आकर उसे कुचल देती है। अब दूसरी तरफ हम मैक्स को देख सकते हैं। मैक्स काम से कंप्यूटर इंजीनियर होता है। मैक्स वहाँ पे उनके बायो सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए आया होता है। फिर मैक्स वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके सिस्टम के सिक्योरिटी को भी दिखाता है। फिर वो अपने होटल में आ जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि कल उसकी फ़्लाइट है तो टाइम पर टैक्सी बुला के रखना। तो वो लड़की उसे हाँ कहती है। फिर वो मैक्स के नाम पे आया हुआ पार्सल उसे दे देती है। फिर हम देख पाते हैं कि मैक्स पर भी कोई कैमरा से नज़र रख रहा है। फिर मैक्स उस पार्सल को ओपन करता है तो उसमें एक लेटेस्ट स्मार्टफोन होता है। इसी फ़ोन को हमने पहले उसी औरत के पास देखा था जो मर चुकी है। मैक्स उसमें सिम डालकर स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक मैसेज मिलता है। मैसेज में मैक्स को एक और दिन होटल में रुकने के लिए बोला जाता है क्योंकि होटल में बिल पर 50% ऑफ होती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से कॉल करके इस बात को कंफर्म करता है और वो अपनी कल की फ़्लाइट को कैंसिल करके परसों के फ़्लाइट को बुक करने के लिए बोलता है। अगले दिन मैक्स अपनी छुट्टी को एंजॉय करने लगता है। तभी टीवी पे एयरप्लेन क्रैश होने की न्यूज़ आती है। ये वही फ़्लाइट होती है जिसमें मैक्स जाने वाला था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो आज मरते मरते बचा था। तभी मैक्स को मैसेज मिलता है कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो राइजर कंपनी के शेयर खरीद लो। इस मैसेज को वो इग्नोर करता है। फिर मैक्स होटल के रिसेप्शनिस्ट से उनकी एडवर्टाइजिंग की तारीफ करने लगता है क्योंकि मैक्स को लगता है कि ये मैसेज होटल ही भेज रहा है। ये बात रिसेप्शनिस्ट नहीं समझ पाती। वो कहती कि वो लोग किसी भी अपने कस्टमर को मैसेज नहीं भेजते। ये सुनकर मैक्स मैसेज को चेक करने लगता है। मैक्स देखता है कि जो भी उसे मैसेज भेज रहा है उसका कोई नाम और नंबर नहीं है। मैक्स पर अभी भी कोई नज़र रखे होता है। फिर मैक्स अपने दोस्त को कॉल करके इन मैसेज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसके दोस्त को भी कुछ नहीं पता होता। तभी टीवी पे न्यूज़ आती है। जिस कंपनी के शेयर मैक्स को लेने के लिए बोले होते हैं उसकी प्राइस 300 गुना बढ़ चुकी होती है। यह देखकर मैक्स और भी शॉक हो जाता है। अगले दिन मैक्स चेकआउट करने लगता है तो उसे एक और मैसेज मिलता है और वो एक और दिन वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन मैक्स प्लेन से पराग पहुंचता है और वहां जाने के लिए भी उसे मैसेज मिला होता है। फिर वो वहाँ की टैक्सी में बैठ जाता है। तभी उसे फिर से मैसेज मिलता है कि एम्पायर होटल में जाने के लिए। टैक्सी ड्राइवर अपनी पहचान करवाता है। उसका नाम यूरी होता है। यूरी मैक्स के मोबाइल को पहचान जाता है। वो कहता है कि ये GZT-650 नाम का मोबाइल फ़ोन है जो GPS कैपेबल है। ये मूवी 2009 की है। तभी सभी मोबाइल के अंदर GPS कैपेबिलिटी नहीं थी। मतलब ये मोबाइल तब की एडवांस टेक होता है। ये मोबाइल अभी भी पूरे देश में रिलीज़ नहीं हुआ था।
और फिर भी मैक्स के पास ये मोबाइल होता है। फिर यूरी मैक्स को अपना कार्ड देता है, क्योंकि यूरी मोबाइल और कंप्यूटर के साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब वो एक हैकर है। टैक्सी वो सिर्फ कभी कभी चलाता है। अब मैक्स होटल में पहुंच जाता है। वहां पर भी उस पर कोई नजर रखे होता है। वहां पे वो कुरियर कंपनी में कॉल करता है ताकि वो पता लगा सके कि उसे ये मोबाइल किसने भेजा। कंपनी वाले मैक्स को नहीं बताते। तभी उसे मैसेज मिलता है कि होटल के कैसीनो में 13 नंबर के स्लॉट मशीन पर जाने के लिए। ये देखकर वो कैसीनो में चला जाता है। 13 नंबर मशीन के पास पहले ही कोई बैठा होता है। तभी उसे फिर से मैसेज मिलता है, 3 स्पिन के बाद 4th वाला स्पिन में जैकपॉट है। ये देखकर मैक्स उस आदमी को उठाने की कोशिश करने लगता है। मैक्स उसे थोड़े पैसों का लालच भी देता है। इसी बीच वो आदमी 3 स्पिन कर देता है, तो मैक्स उसे पूरे 100 यूरोज देकर उसे उठा देता है और अगला स्पिन करते ही उसे जैकपॉट मिलता है। ये देखकर कैसीनो की सिक्योरिटी की नज़र मैक्स पर पड़ जाती है। उन्हें पता होता है कि मैक्स ने पहले वाले आदमी को उठाने के लिए पैसे दिए हैं और अगले स्पिन में उसे जैकपॉट लगा। सिक्योरिटी मैनेजर जॉन मैक्स की डिटेल्स चेक करता है, तो मैक्स का रिकॉर्ड क्लियर होता है। यह देखकर जॉन मैक्स पर नज़र रखने बोलता है। दूसरी तरफ मैक्स जीते हुए पैसों से और भी चिप्स बनाता है। तभी उसे टेबल नंबर 6 पर जाने के लिए बोला जाता है। मैक्स वहाँ पर जाते ही उसे एक और मैसेज मिलता है कि सारे पैसे लगाने के लिए, तो वो लगा देता है और वो गेम भी वो जीत जाता है। अब जॉन और भी शॉक हो जाता है। तभी वो मैक्स के हाथ में एक फ़ोन को नोटिस करता है। ये देखकर वो अपने एक आदमी को भेजता है। दूसरी तरफ मैक्स जीते हुए पैसों को और भी चिप्स बनाता है। तभी वहाँ पे जॉन का आदमी आता है और वो मैक्स को वार्न करता है कि कैसीनो में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैक्स उसके सामने अपने फ़ोन को बंद कर देता है। तभी मैक्स को यूरी की याद आती है और वो उसे कॉल करता है। दरअसल मैक्स फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज बिना फ़ोन को देखे सुनना चाहता है, तो यूरी उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा। फिर वो होटल में वापस आ जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात कमिला से होती है। मैक्स देखता है कि कमिला के साथ उसका दोस्त झगड़ा कर रहा है। ये देखकर वो उस आदमी को रोकता है, तो वो आदमी मैक्स के मुंह पर एक पंच मारता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यह सब उन दोनों का ही प्लान था। तो कमिला मैक्स के फ़ोन में से उसके सिम को निकालती है और उस सिम का डाटा कॉपी करने लगती है और वापस फ़ोन को रख देती है। यह सब होने के बाद कमिला मैक्स को उठाती है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी मैक्स को यूरी का कॉल आता है और वो उसे होटल के बाहर बुलाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यह पूरा प्लान जॉन का ही होता है और उनको मैक्स के मैसेज के बारे में भी पता चलता है, लेकिन वो लोग उन मैसेज को ट्रैक नहीं कर पाते। बाहर मैक्स अपने फ़ोन को यूरी को देता है। यूरी सेटिंग करके और एक ब्लूटूथ मैक्स को देता है। यहाँ पे यूरी वही अननोन मैसेजेस को भी देखता है। तो मैक्स पूछता है कि तुम इसे ट्रैक कर सकते हो? तो यूरी उसे हाँ बोलता है, लेकिन उसके पास अभी इक्विपमेंट नहीं है। वो सारे इक्विपमेंट्स उसके घर मॉस्को में होते हैं, इसलिए वो अभी इन मैसेजेस को ट्रैक नहीं कर सकता। फिर यूरी उसे फ़ोन देकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त मैक्स को मैसेज मिलता है कि एक मशीन के पास जाने के लिए। अंदर जॉन को भी पता चलता है कि मैक्स कहाँ जाने वाला है, तो वो उसे रोकने के लिए आने लगता है। मैक्स को फिर से मैसेज मिलता है कि सारे पैसे लगा दो। ये सुनकर वो सारे पैसे लगा देता है और वो बाजी भी वो जीत जाता है। उससे मैक्स को 3 मिलियन यूरो मिलते हैं। तभी वहाँ पर कैसीनो वाले आ जाते हैं। ये देखकर मैक्स वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर FBI ऑफिसर डेव ग्रैंड आ जाता है और वो मैक्स को रोकता है। डेव मैक्स को अपने कब्जे में लेता है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो डेव को भी पहचानता है, क्योंकि जॉन पहले FBI में काम करता था। फिर डेव मैक्स को बंद फैक्ट्री में ले जाता है। वहाँ पे मैक्स को बांध दिया जाता है। यहाँ पे डेव को पता होता है कि ये फ़ोन कैसे और किसने खरीदा है। वो कहता है कि मैक्स ने किसी स्टोर के क्रेडिट कार्ड से इस फ़ोन को ऑनलाइन बाय किया है, लेकिन मैक्स किसी भी स्टोर को नहीं जानता। मैक्स उसके साथ
जो भी हुआ था वो सब कुछ बता देता है, लेकिन डेव को उस पर यकीन नहीं होता। डेव ये भी जानता है कि मैक्स ने यूरी से मिला था। फिर वो गन पॉइंट करके उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगता है और एक बुलेट गलत डायरेक्शन में फायर भी करता है, सिर्फ मैक्स को डराने के लिए। लेकिन मैक्स उसे सब कुछ पहले ही बता चुका होता है, तो डेव उसकी स्टोरी पर यकीन करता है। और फिर वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। वो दोनों पुराने दोस्त होते हैं, इसलिए जॉन डेव को उसके केस के बारे में पूछता है। डेव बताते हैं कि कुछ ही दिनों से कुछ रैंडम लोगों को एक फ़ोन मिलता है और उस पर उन्हें फाइनेंशियल टिप्स के मैसेज मिलते हैं। फर्स्ट वो आदमी था जो क्रेडिट ब्यूरो में काम करता था, दूसरा वाला रियलेटर था। उन दोनों को स्टॉक्स खरीदने के टिप्स मिले थे और अगले ही दिन स्टॉक्स की कीमत बढ़ गई। और जब भी किसी को पैसे कमाने के आसान मेथड मिल जाते हैं, फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। पिछले वीक में हमें एक और विक्टिम मिली थी। वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में आईटी एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसने स्टॉक से 1 मिलियन यूरोस बनाए। फिर उसके कोवर्कर ने नोटिस किया कि उसे कोई मैसेज मिल रहा है। एक रात उसे मैसेज मिलता है और उसे फॉलो करते हुए वो भी मारी जाती है। यह वही औरत होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सभी मैसेज अनट्रेसेबल है और पहले वाले 2 विक्टिम्स भी मारे गए हैं। ये सुनकर जॉन पूछता है कि तुमने मैक्स को कैसे ट्रैक किया? तो डेव कहता है कि वो एनएसए के बॉस बर्ग के साथ काम कर रहा है और एनएसए बहुत पहले से ऐसे लोगों पर नज़र रखे होती है। उसके बाद डेव एक शर्त पर मैक्स को छोड़ देता है कि मैक्स को उस मैसेज के सेंडर को ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर डेव उसके मोबाइल को रात भर अपने पास ही रख लेता है और मैक्स को होटल में नॉर्मल रहने के लिए बोला जाता है। उसके बाद डेव अपने बॉस बर्ग से कॉल करता है और उन्हें अपने मिशन प्रोग्रेस बताता है। फिर वो बर्ग को मैसेज को ट्रैक करने के लिए तैयार रहने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जॉन अपने बॉस म्यूलर के घर में आता है। मतलब जॉन जिस कसिनो में काम करता है वो कसिनो म्यूलर का होता है। म्यूलर को अब तक जो कसिनो में हुआ था वो सब कुछ पता होता है, इसलिए वो जॉन को जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देख सकते हैं। तभी उसे कमीला का कॉल आता है और वो नीचे जाकर उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर जॉन कार में मैक्स को बुलाने के लिए आता है, तो मैक्स कमीला को बाय बोलता है और कमीला उसे अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब डेव मैक्स को उसका मोबाइल वापस दे देता है और वो कहता है कि हमें सेंडर के 3 मैसेजेस चाहिए ताकि हम उसे ट्रैक कर सकें। फिर जॉन कुछ चिप्स को मैक्स को कसिनो में गेम खेलने के लिए देता है। दूसरी तरफ बर्ग भी ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मैक्स कसिनो में जाकर फ़ोन को स्टार्ट कर देता है। तभी उसे एक टेबल के पास जाने के लिए बोला जाता है। मैसेज मिलते ही एनएसए की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। मैक्स उस टेबल पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉन और डेव मैक्स पर नज़र रखे होते हैं। मैक्स को मैसेज मिलता है कि सारे पैसे लगाने के लिए। गेम स्टार्ट होता है और वो हार जाता है। इस बात को मैक्स समझ नहीं पाता। तभी उसे मैसेज मिलता है कि यह सिर्फ वार्निंग थी, अगर तुमने फिर से अपने फ़ोन को बंद किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। थर्ड मैसेज की वजह से एनएसए सेंडर के लोकेशन के बहुत पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर बर्ग सभी सिस्टम को बंद करने के लिए बोलता है और डेव को कॉल करता है। बर्ग कहता है कि मिशन को बंद करो क्योंकि सभी मैसेज एशलॉन से आ रहे हैं। मिशन को बंद करने के बारे में सुनकर जॉन को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो डेव से पूछने लगता है, लेकिन डेव उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। डेव कहता है कि उनका मिशन बंद हो चुका है और वो मैक्स के मोबाइल को भी लेता है। तभी जॉन समझ जाता है कि यह सब एशलॉन के बारे में है। एशलॉन का नाम सुनकर डेव मैक्स और जॉन को इस मामले में साइलेंट रहने के लिए बोलता है। फिर डेव के जाने के बाद मैक्स एशलॉन के बारे में जॉन से पूछता है। जॉन कहता है कि एशलॉन एनएसए का एक सुपर कंप्यूटर है जिसे दुनिया के सभी कम्युनिकेशन को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है। मतलब एशलॉन किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर से उनकी बातें सुन सकता है
और कैमरा से उन पर नज़र रख सकता है और जो भी सभी मैसेजेस भेज रहा है वो एनएसए को यूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ बर्क एशलॉन को चेक करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने एशलॉन को हैक करके उसे यूज़ कर रहा है। जॉन अपने बॉस म्यूलर को उसे जो कुछ भी पता था वो सब कुछ बता देता है। ये सुनकर म्यूलर जॉन को मैक्स के साथ रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसका कहना था कि अगर मैक्स जिंदा है मतलब मैक्स का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। पहले वाले 3 विक्टिम्स उनके काम के बाद मार दिए गए हैं। अब डे और बर्क के बीच में बातें होती है। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग मैक्स के फ़ोन को मैक्स जैसे दिखने वाले आदमी को दे देंगे और उसे मैसेज को फॉलो करने के लिए बोलेंगे और डेव उस पर नज़र रखेगा। यहाँ पे डेव दूसरे आदमी के अलावा मैक्स को यूज़ करने के लिए सुझाव देता है लेकिन बर्क उसे मना करता है। यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि बर्क ने मना क्यों किया था क्योंकि बर्क ने मैक्स को मारने का प्लान बनाया है। अब रात को मैक्स कमिला के घर डिनर करने के लिए जाता है। वहाँ पे उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगती है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले मॉर्निंग में कमिला को जॉन का कॉल आता है। वो कहता है कि वो मैक्स को लेने के लिए आने वाला है, तब तक वो उसे वहीं पर रखे। मैक्स के मोबाइल पर डेव को मैसेज मिलता है। वो मोबाइल दूसरे आदमी को देकर डेव उस पर नज़र रखता है। तभी वहाँ पे सिग्नल ग्रीन होता है और उस आदमी को रोड क्रॉस करने के लिए बोला जाता है और वो क्रॉस करने लगता है। तभी सिग्नल फिर से रेड हो जाता है और सामने से एक गाड़ी आकर उसे मार डालती है। मतलब उस शख्स को पहले ही पता था कि ये मैक्स नहीं है। इस पूरे मिशन पर बर्क का भी ध्यान होता है। दूसरी तरफ एक शूटर कमिला के घर के सामने वाली बिल्डिंग पर पोजीशन लेके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैक्स ऑनलाइन एशलॉन के बारे में आर्टिकल पढ़ने लगता है। वो कमिला को कहता है कि एशलॉन किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मोबाइल और किसी भी कैमरा को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर आपके पास मोबाइल है तो एशलॉन को आपके बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे कमिला मैक्स का ध्यान खींचने के लिए उससे प्यारी बातें करने लगती है और गलती से उसके मुंह से मैक्स के होम टाउन ओमाहा का नाम निकलता है। ये नाम सुनकर मैक्स को कमिला पर डाउट होने लगता है क्योंकि मैक्स ने कभी भी कमिला को ये नहीं बताया था कि वो ओमाहा से है। मैक्स उसे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा है। कमिला उसे कुछ बताती तभी उसे सामने वाला शूटर दिख जाता है और वो कूद कर मैक्स को बचाती है। फिर वो मैक्स को बाथरूम में छुपा देती है। शूटर किसी को भी नहीं देख पा रहा था इसलिए उसने अपने 2 आदमियों को वहाँ पर भेजा। अंदर कमिला को यह पता चल जाता है। फिर वो गन निकालने की कोशिश करती है। इसी चक्कर में शूटर उसे एक गोली मार देता है और उसे गन भी नहीं मिलती। घर के अंदर से ही वो एक बाहर के एक आदमी को मार डालती है। फिर वो दूसरा आदमी अंदर आता है तो कमिला और दूसरे आदमी के बीच 1-on-1 फाइट होती है। मैक्स की मदद से कमिला उसे भी मार डालती है। तभी शूटर उनके और किसी को आते हुए देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। कमिला जॉन से मैक्स को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि कमिला जॉन के साथ है। दूसरी तरफ बर्क को मिशन फेल होने के बारे में पता चलता है। एक्सीडेंट की जगह पर डेव मोबाइल को उठाता है। तभी डेव के लिए मैसेज आता है। मैसेज में होता है कि मैंने तुम्हें देखा है डेव, मुझे मैक्स चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। डेव पर भी कोई कैमरा से नज़र रखे होता है। कार में जॉन से मैक्स को पता चलता है कि एनएसए उसे मारना चाहती है। अब उन दोनों के पास इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी मैक्स को यूरी का नाम याद आता है क्योंकि यूरी ने कहा था कि वो इन मैसेजेस को ट्रैक कर सकता है। जॉन के पास कमिला ने चुराया हुआ मैक्स के सिम का डाटा होता है लेकिन अब यूरी अपने घर मॉस्को में चला गया था तो उन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं होती इसलिए वो भी मॉस्को चले जाते हैं। वहाँ के एक कैमरा से एनएसए को भी पता चल जाता है कि मैक्स कहाँ पे है तो बर्क डेव को मॉस्को भेजता है। वो दोनों कहाँ पर जा रहे हैं ये भी एग्जैक्ट लोकेशन एनएसए को पता चल जाता है। अब वो दोनों यूरी के घर आ जाते हैं। फिर मैक्स उसे अपने सिम का इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जॉन को यही लगता है कि ये सब कुछ यूरी ने ही किया है तो यूरी उसे 3 घंटे मांगता है। मैसेजेस के
सेंडर को पता लगाने के लिए। उसके बाद बाहर मैक्स और जॉन के बीच में बातें होती है। यहाँ पे जॉन अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे FBI में ज्वाइन हुआ था और कैसे उसने FBI को छोड़ दिया। फिर वो वापस यूरी के पास आते हैं। यहाँ पे यूरी अपनी थ्योरी उनको बताता है। एशलॉन को किसी ने हैक नहीं किया है, बल्कि एशलॉन खुद ही सभी को मैसेजेस भेज रहा है। इस बात पर जॉन को यकीन नहीं होता, तो यूरी उन्हें सब कुछ सबूत दिखाता है। यूरी कहता है कि जिस दिन मैक्स को मोबाइल मिला था, तब से एशलॉन को पता था कि मैक्स जिस प्लेन में जाने वाला है उस प्लेन में कुछ खराबी है और वो प्लेन क्रैश होने वाला है। इस वजह से एशलॉन ने मैक्स को फ्लाइट में जाने से रोका था। एशलॉन दुनिया के सभी कैमरास को एक्सेस कर सकता है, इसलिए उसे ये भी पता था होटल के कैसीनो में कौन से मशीन में जैकपॉट लगने वाला है। ये सिर्फ एक मैथ है जिसे सिर्फ कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। एशलॉन सभी अपने विक्टिम्स को एक फ़ोन भेजता है जो GPS कैपेबल है। मतलब एशलॉन कैमरा से उन पर नज़र रखता है, फ़ोन के GPS से उन्हें ट्रैक करता है और मैसेज के थ्रू उनसे बात करता है। ये सब सुनकर मैक्स को ये समझ नहीं आता कि एशलॉन उससे क्या चाहता है। तभी कैमरा से उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर NSA आ चुकी है। फिर वो लोग बिल्डिंग से नीचे आते हैं और एक वैन से वहाँ से भाग जाते हैं। NSA भी उन्हें फॉलो करने लगती है और लास्ट में डेव उन्हें पकड़ लेता है। वो कहता है कि वो सिर्फ बात करना चाहता है, लेकिन जॉन को उस पर यकीन नहीं होता, तो डेव मैक्स को उसका फ़ोन वापस कर देता है, जिसमें मैक्स पहले वाला मैसेज देखता है। डेव भी यहाँ पर यही कहता है कि एशलॉन ही सभी को मैसेज भेज रहा है और एशलॉन को सिर्फ मैक्स चाहिए। इसलिए डेव इस मिशन को पूरा करने के लिए मैक्स की मदद मांगता है। तभी एक कैमरा से एशलॉन को पता चल जाता है कि मैक्स के पास मोबाइल वापस आ चुका है, तो वो मैक्स को एक मैसेज भेजता है। मैसेज में ओमाहा का एक पिन कोड होता है जहाँ पे उन्हें अब जाना होता है। प्लेन में उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटी है जो काफ़ी सालों से बंद है और इस फैसिलिटी को बनाने में मैक्स ने भी मदद की थी। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारे सर्वर और एक कंप्यूटर होता है। तभी मैक्स को मैसेज मिलता है कि ऑथोराइज बायोस की वजह से कंप्यूटर के सर्वर को बाहर के डाटा को अंदर लेने की परमिशन मिलती है। इससे हमें सर्वर के अंदर क्या है ये भी पता चलता है। डेव मैसेज के बारे में बर्ग को बताता है और बर्ग उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन देता है। अब मैक्स कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है और अपने एडमिन पासवर्ड को यूज़ करके उसकी सिक्योरिटी तोड़ देता है। वो लोग देखते हैं तो पूरे सर्वर्स खाली होते हैं। ये देखकर वो लोग बाहर जाते हैं। तभी कंप्यूटर में डाटा आने लगता है। बाहर डेव को अपने आदमियों से पता चलता है कि ये जगह किसकी है। दरअसल ये जगह स्टुअर्ट वॉलस की होती है, जिसे एशलॉन ने अपना पहला टारगेट बनाया था और स्टुअर्ट के ही क्रेडिट कार्ड से मैक्स के फ़ोन को बाय किया था। अब स्टुअर्ट मर चुका है। ये सुनकर मैक्स अंदर जाता है तो वो भी अंदर कंप्यूटर पे के डाटा को देख लेता है। बायोस ऑथराइजेशन की वजह से एशलॉन NSA से इस कंप्यूटर में शिफ्ट कर रहा है और इसी वजह से एशलॉन को मैक्स चाहिए था, क्योंकि मैक्स ने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया था। दूसरी तरफ बर्ग को भी पता चल जाता है कि एशलॉन उनके हाथ से निकल चुका है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे मैक्स को ये समझ में नहीं आता कि एशलॉन NSA से बाहर कैसे आ सकता है। उसे NSA से बाहर आने के लिए बड़े ऑफिसर की परमिशन की ज़रूरत होगी। तभी डेव को मैक्स के पहले वाले विक्टिम के बारे में याद आता है। ये विक्टिम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में IT एडमिनिस्ट्रेशन थी और इसने मरने से पहले एशलॉन को फ्री करने की परमिशन दी होगी। तभी जॉन को यह समझ में नहीं आता कि एशलॉन NSA से छूटकर यहाँ पे क्यों आया। तभी कंप्यूटर में अपग्रेडिंग होना शुरू हो जाता है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि अगर एशलॉन NSA के पास होता तो उसे अपग्रेड करने नहीं दिया जाता। इसलिए एशलॉन पहले यहाँ पर आया और अपने आप को अपग्रेड करने लगा। दूसरी तरफ अपग्रेड के बारे में बर्ग को भी पता चल जाता है। मैक्स कहता है कि अब इस अपग्रेड की वजह से एशलॉन पूरी दुनिया के कंप्यूटर में रहेगा और उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा और उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा।
ये सुनकर डेव मैक्स को एशलॉन को बंद करने के लिए बोलता है। तभी मैक्स को एशलॉन का मैसेज आता है कि कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश भी मत करना। तभी स्क्रीन पर पूरे देश की फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है। मतलब एशलॉन ने पूरे देश के पैसों को अपने कब्जे में लिया है और ये सारे रिपोर्ट्स उसे अपने पहले विक्टिम से मिले थे। देव समझ जाता है कि अगर उन्होंने इस पूरी जगह पर उड़ा भी दिया तो उनके हाथों से देश का सारा पैसा चला जाएगा। फिर मैक्स कहता है कि वो बिना पैसे को जाए दिए बिना एशलॉन को बंद करने की कोशिश कर सकता है। तो डेव उसे परमिशन देता है और वो बर्ग को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन समझाता है। लेकिन बर्ग एशलॉन को बंद करना नहीं चाहता। उसका कहना था कि उन्होंने ही एशलॉन को बनाया है और वो भी हमारे ही तरफ है और इसलिए वो एशलॉन को अपडेट होने देने के लिए बोलता है। फिर जॉन भी उसे समझाता है, लेकिन बर्ग किसी भी हालत में एशलॉन को बंद करना नहीं चाहता। तो डेव बर्ग के खिलाफ जाकर एशलॉन को बंद करने के लिए सोच लेता है। अब इस डिसीजन की वजह से उन दोनों को पता चल जाता है कि बर्ग डेव के आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेजेगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो लोग वापस आने लगते हैं। अब वो दोनों अपनी पोजीशन लेके मैक्स को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अंदर मैक्स एशलॉन को बंद करने की सारी कोशिशें करने लगता है। अब वहाँ पे डेव के साथी आ जाते हैं और उनमें फायरिंग होने लगती है। अंदर मैक्स समझ आता है कि कैसे एशलॉन सही टाइम पे सही मैसेज भेजता है, क्योंकि एशलॉन उनकी बातों को सुन सकता है। फिर वो इस बात को कंफर्म करके वो एशलॉन से बातें करने लगता है। वो एशलॉन को उसका पर्पस पूछता है। तो एशलॉन कहता है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और देश के खतरे को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। तो मैक्स एशलॉन को इंटरनेट पे देख के बताने के लिए बोलता है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। फिर एशलॉन बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने लगता है। दरअसल मैक्स यहाँ पे एशलॉन के सेल्फ लर्निंग का फ़ायदा उठा रहा है। कंप्यूटर हमेशा अपने प्रोग्राम को फॉलो करता है। मतलब कंप्यूटर हमेशा वही करता है जो उसे हम करने के लिए बोलते हैं। एशलॉन इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता है और उसका अपग्रेड भी कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीन पर अपग्रेड इंस्टॉल करने के लिए बारे में पूछा जाता है। तभी एशलॉन मैक्स से कहता है कि वो खुद ही देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर वो अपग्रेड को कैंसिल करता है और अपने आप को शट डाउन करता है। यहाँ पे एशलॉन को आर्टिकल पढ़ के पता चल चुका है कि वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसका मेन गोल यही होता है कि देश के खतरे को ख़त्म करना। इसीलिए वो अपने आप को बंद कर देता है। बाहर उन दोनों पर एने से भारी पड़ने लगती है। फिर एने से उन तीनों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बर्ग को भी पता चल जाता है। साथ में म्यूलर को मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब उन तीनों को छोड़ दिया जाता है। मैक्स को पता चलता है कि उनकी बेल कमिला ने की है। मैक्स कमिला को थैंक्स बोलता है। कमिला उसे 3 मिलियन का चेक देती है। कमिला कहती है कि म्यूलर के कहने पर उन्हें बेल मिली है और म्यूलर सोचता है कि मैक्स इन पैसों को डिजर्व करता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी मैक्स को यूरी का मैसेज आता है। वो मिशन कंप्लीट करने की वजह से उसे कांग्रेट्स करता है। तभी हमें पता चलता है कि यूरी कोई हैकर नहीं था, बल्कि वो रशियन सिक्योरिटी सर्विस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। वो अपने बड़े ऑफिसर से मिलता है। यहाँ पे उन दोनों में रशियन में कुछ बातें होती है। यहाँ पे मैं जितना समझ पाया हूँ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे रशियंस को पहले एशलॉन के खतरे के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने यूरी को हेल्प करने के लिए भेजा था। रशियन भी यही चाहती थी कि अमेरिकन एशलॉन को बंद करने का राइट डिसीजन ले और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। हम एशलॉन के पूरे केस को समाप्त करते हैं। एशलॉन को देश को बचाने के लिए बनाया गया था। अब एशलॉन अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। फर्स्ट एशलॉन इसे टारगेट बनाता है। ये क्रेडिट ब्यूरो में काम करता था। फिर एशलॉन ने उसे पैसे कमाने की टिप्स दी है। जब उसे मैसेज पर भरोसा होने लगा तब एशलॉन ने उससे देश के पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट को ले लिया और लास्ट में उसे मार डाला। सेकंड टारगेट इस रिटेलर को बनाया। इसे पैसे देकर उससे उसकी कंप्यूटर फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन निकाली
और उसे भी मार डाला। थर्ड टारगेट होती है ये, इसे पैसे देकर और अपने आप को एनएसए से फ्री होने की परमिशन देकर उसे भी मार डालता है। और फोर्थ टारगेट होता है मैक्स। मैक्स ने सेकंड टारगेट के कंप्यूटर फैसिलिटी की सिक्योरिटी को बनाया था और इसीलिए उस सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए मैक्स को चुना जाता है। फिर एशलॉन एनएसए से छूटकर वहाँ पर टेम्परेरीली आ जाता है और अपग्रेड होने के बाद पूरी दुनिया में मौजूद होगा, लेकिन मैक्स ने उसे अपग्रेड होने से पहले ही बंद कर दिया। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।